हेलो बच्चों, आज के इस व्याख्यान के माध्यम से हम गुप्त वंश को आरंभ कर रहे हैं और आज हम गुप्त वंश के आरंभिक इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गुप्तों के आरंभिक इतिहास के तहत गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उसके पश्चात के गुप्तों के शासनकाल को, साथ में ही चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपलब्धियां थी उनके विषय में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हिंदू यूनानियों के आक्रमण से लेकर कुषाणों के शासनकाल तक उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भाग पर विदेशियों का आधिपत्य रहा था और ये जो विदेशी थे इनमें जो मुख्य थे वो उनमें कुषाण थे, जिनके अधीन उत्तरी भारत का एक बहुत बड़ा भाग था। जबकि अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत पर सातवाहनों का अधिकार था। सातवाहनों और कुषाणों के पतन के बाद या उन पतन के समानांतर भारत में नए नए राजवंशों का उदय हुआ, जैसे कि राजस्थान में, पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में यौधेय, मालव, अर्जुन नायन आदि जो गणराज्य थे उन्होंने विदेशी जो सत्ता है उसकी जड़ें हिला दी थी। साथ में ही मथुरा, गंगा के दोआब और बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर नागवंशीय राजाओं ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और इनमें जो दो नागवंशीय जो राजवंश थे वो उनकी जो दो प्रमुख शाखाएं थी, एक तो थे पद्मावती के नाग और दूसरे थे मथुरा के नागवंश। इसी प्रकार से दक्षिण में वाकाटकों का उदय हुआ था और जिन्होंने प्रवरसेन के नेतृत्व में मध्य देश को या मध्य प्रदेश को, बरार को, मालवा, साथ में ही उत्तरी महाराष्ट्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत पर गुप्त वंश के शासकों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और उन्होंने अपने पराक्रम से और अपनी कुटिलता से सारे संपूर्ण आर्यावर्त को अपने साम्राज्य में मिलाया। साथ में ही जो दक्षिणापथ के राज्य थे उन पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया और पूरे भारत में या संपूर्ण भारत में एक विशाल साम्राज्य का सूत्रपात किया। गुप्त साम्राज्य की अगर हम विशेषताओं की बात करें कि या इस संदर्भ में बात करें कि ये इस साम्राज्य की क्या खास बात रही या खास विशेषताएं रही, तो गुप्त राजाओं के अधीन भारत में पुनः राजनीतिक एकता की स्थापना हुई थी। यद्यपि गुप्तों का साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था जितना कि मौर्यों का था। इसके अलावा गुप्तों के समय हम एक सांस्कृतिक उत्कर्ष भी हमें पूरे भारतवर्ष में दिखाई देता है और इसी सांस्कृतिक उत्कर्ष के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त वंश की स्थापना का जो श्रेय है वो श्रीगुप्त को प्राप्त है। श्रीगुप्त का जो शासनकाल है वो 275 से 300 ईस्वी का माना गया है और अभिलेख जो उस समय के जो तात्कालीन जो हमें अभिलेख मिले हैं उसमें उसे महाराज की उपाधि उसके संदर्भ में दी गई है या उसने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराज की उपाधि से हमें यह पता चलता है कि वह छोटे क्षेत्र का स्वतंत्र राजा था। उसका जो क्षेत्र था वो प्रयाग और साकेत वाला हिस्सा था और अयोध्या गुप्तों की आरंभिक राजधानी थी। श्रीगुप्त के बाद उसका जो पुत्र था घटोत्कच, उसने गुप्त राजा बना या शासक बना और उसने 300 से 320 तक शासन किया और उसकी पदवी है या उसकी जो उपाधि थी वो भी महाराज ही हमको मिलती है। इससे पता चलता है कि उसके काल में कोई विशेष घटना घटित
नहीं हुई थी, या उसके समय में उसने गुप्तों की प्रभाव या प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं की थी। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में। तो महाराज घटोत्कच का जो पुत्र था, महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम, उसके द्वारा गुप्त शक्ति को में वृद्धि की गई, और चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल माना जाता है वो 320 से 335 ईस्वी तक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन की अगर हम मुख्य जो घटनाएं घटित हुई उनके संदर्भ में बात करें कि ऐसी कौन से कार्य चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किए गए जिसके कारण गुप्त वंश की जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि हुई, तो उसने सबसे पहले उसने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और जिसकी हमें पुष्टि उसकी सोने की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उनसे और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से होती है। क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उस पर एक भाग पर या मुख भाग पर राजा की और रानी की मूर्तियां अंकित हैं, और उस पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी नाम अंकित है, और उसके पृष्ठ भाग पर सिंह के ऊपर बैठी देवी के नीचे लिच्छव्य लिखा हुआ है। तो इस तरह की जो स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं उनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश में विवाह किया था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवीय दोहित्र अर्थात लिच्छवियों की लड़की का लड़का कहा गया है। लिच्छवियों के साथ जो वैवाहिक संबंध किया गया उसके परिणाम स्वरूप लिच्छवियों ने वैशाली के पास का जो अपना प्रदेश है वो चंद्रगुप्त को दे दिया था। साथ में ही मगध का जो कुछ भाग है वो भी जीतने में चंद्रगुप्त की मदद की थी। यद्यपि चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र पर अधिकार नहीं कर पाया था। तो ये जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ उसके परिणाम स्वरूप गुप्तों का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे न केवल उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई बल्कि उनकी जो सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उसमें भी वृद्धि हुई, क्योंकि लिच्छवी एक प्राचीन और जो प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंश था और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करना उस समय बहुत ही मायने रखता था। अब हम दूसरी अगर उपलब्धि की बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल की, तो वो थी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के समय 320 ईस्वी में गुप्त संवत को आरंभ किया, या इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि गुप्त संवत को के आरंभ करने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त प्रथम को प्राप्त है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त प्रथम का जो कार्यकाल है वो इसलिए प्रसिद्ध है कि एक और जहां उसने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, और महाराजाधिराज की उपाधि धारण करना ही अपने आप में चंद्रगुप्त प्रथम की जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि की ओर हमें संकेत देता है। साथ में ही उसने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और तीसरी जो मुख्य जो घटना अगर कहीं इसको तो उसके द्वारा गुप्त संवत को आरंभ किया गया था। तो ये मुख्य घटनाएं चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में रही। अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा समुद्रगुप्त के संदर्भ में, और उसमें हम समुद्रगुप्त की राजनीतिक और उसकी जो सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं उनके विषय में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।